ब्रेक के बाद खुशामदीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और चूंकि एक बड़ी गर्मा गर्म एक बहस कहें या कि अब तवील अरसे से ये गुत्थी सुलझ नहीं पा रही, और वो है मुल्क में नए सूबे, नए इंतज़ामी यूनिट्स कहें या कि नई डिवीजन्स कहें, क्या कहें, क्या नाम इसको हम दें, क्योंकि मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टियों की मुख्तलिफ इस पर राय है। कोई रेफरेंडम की बात कर रहा है तो कोई कह रहा है जी आइन में जो ऑप्शन है, आइनी मामलात को हमने आगे रखना है, आइन 2/3 अक्सरियत कह रहा है, तो फिर सूबाई असम्बली की ये जो इख्तियारात हैं और जो सूबे में हुकूमत है वो नहीं चाह रही कि ये मामलात आगे बढ़ें। इस वक्त हमें बात करने के लिए ज्वाइन किया है, आप माहिर कानून हैं, पाकिस्तान की सियासत पर आपकी बड़ी गहरी नज़र है, खान गफ़ार खान साहब ने हमें ज्वाइन किया। खान साहब खुश आमदीद कहेंगे शो में। जी बहुत शुक्रिया साजिद साहब। बहुत शुक्रिया खान साहब, आपके साथ हमें ज्वाइन किया है MQM पाकिस्तान के मेंबर सूबाई असम्बली नजम मिर्जा साहब ने। सर आपको भी खुश आमदीद कहेंगे नजम मिर्जा साहब। जी थैंक यू। पहले मैं जरा MQM पाकिस्तान के पास आता हूँ। नजम मिर्जा साहब, तवील अरसे से एज पर माई स्टडी MQM पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ रहा है कि इंतज़ामी यूनिट्स बनाए जाएँ, मुख्तलिफ अदवार में आप लोग आवाज़ हक बुलंद करते हैं कि ये हमें सूबा दिया जाए, लेकिन आईन पाकिस्तान जो कि जिस पर ये मुल्क चल रहा है, इदारे चल रहे हैं, वो हमें कह रहा है कि 2/3 मेजोरिटी ले आए भाई फिर बनेगा सूबा, तो वो है नहीं। तो फिर ये हल क्या? रेफरेंडम से तो सूबे नहीं बनेंगे। नजम साहब क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे MQM पाकिस्तान का मौक़िफ़ बयान करने के लिए मौका दिया। देखिए ये आईन पाकिस्तान कोई हदीस की किताब तो है नहीं कि इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। आइन में जो है जब से ये नहीं, अमेंडमेंट के लिए भी हमें अक्सरियत चाहिए ना सर, चेंजेस के लिए भी हमें 2/3 मेजोरिटी चाहिए। अगर 2 मिनट देंगे तो मैं आपकी सवाल का जवाब बिल्कुल दूंगा। ये इसमें कोई 26वीं 27 दफा जो है वो आईनी तरमीम हो चुकी है ना इसमें। तो आप 239 के 4 की बात कर रहे हैं कि जिसमें सूबाई जो मुतल्लिका सूबाई असम्बली है वो 2/3 मेजोरिटी से सूबे का जो भी फैसला होगा वो करेगी। तो देखें ये इसमें तरमीम हो सकती है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और मुल्क चलाने के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए आइन में तब्दीलियां होती रहती हैं। और जब आपने ये बात की कि MQM का मौक़िफ़ है, बिल्कुल मौक़िफ़ है। और MQM बरसा बरस से ये बात करती आ रही है कि लिसानी बुनियाद पर सूबे नहीं बनने चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियाद पर बनने चाहिए। तो वो कैसे बनेंगे? उसके लिए जो तरीक़ेकार है उस पर कोई काम ही नहीं हो रहा ना सर। देखिए 28वीं तरमीम में ये चीज सजेस्ट होगी ना कि सूबों से इख्तियार वापस लिया जाएगा कि जो आपके जो 239(4) है उसमें अमेंडमेंट होगी और सूबाई असेंबली से इख्तियार ये किस में होगा? 28वीं ये जो आप बात बता रहे हैं, जो 28वीं तरमीम होगी उसमें सूबाई असेंबलियों से ये इख्तियार ले लिया जाएगा, आपका ये कहना है? जी जी बिल्कुल, ये अख्तियार ले लिया जाएगा। वरना तो अभी आईन पाकिस्तान में तो ये है ना कि 239 की 4 के हिसाब से सूबाई असेंबली फैसला करेगी, लेकिन सूबाई असेंबली को फैसला नहीं करना चाहिए। तो नजम साहब अभी तो जो जान की अमान पाऊं, अभी तो मुसवदा ही नहीं आया, आपको कैसे पता चल गया? नहीं सर, ये मुसवदा ज़ेर बहस है ना, ये आ जाएगा आप तक इंशाअल्लाह ताला जल्दी। अच्छा, तो सूबाई असेंबलियों से ये इख्तियार ले लिया जाएगा? बिल्कुल ले लिया जाएगा, जैसे दुनिया भर में होता है। जैसे क्यूबिक और कनाडा में एक हो रहा है रेफरेंडम हुआ, तो भाई क्यूबिक के लोग देते हैं ना, उसमें सारी चीजें होती हैं, मतलब वो अपना आके राय इस्तेमाल करते हैं। पूरा कनाडा तो नहीं करता। स्कॉटलैंड, इंग्लैंड की मिसालें, दुनिया में बहुत सारी मिसालें हैं। ठीक है कि कहीं भी दुनिया में ऐसा नहीं होता कि जहां से आपको सूबे को मतलब तकसीम करना हो तो वो फैसला करें। तो ये हमारे मुल्क में एक मिसाल थी, लेकिन इसको मेरे ख्याल से 28वीं तरमीम में खत्म कर दिया जाएगा। अच्छा, ये भी बताइएगा नजम मिर्जा साहब, फिर ये जो एक ये भी तासुर पनप रहा है कि मुल्क चलाने के लिए पैसे नहीं हैं, IMF के लिए हम तड़प रहे होते हैं, बजट बनाने के लिए हम कटौतियां कर रहे होते हैं, फिर जब सूबे अगर बढ़ेंगे, इंतज़ामी यूनिट्स का मामला अगर हतमी शक्ल पे आ जाएगा तो उसका बजट कैसे मैनेज होगा, सेक्रेटरीट कैसे मैनेज होंगे, असेंबलियां कैसे मैनेज होंगी? देखें ये पाकिस्तान जब बना तो पाकिस्तान की जब आबादी थी 2.5 से 3 करोड़, तो ये 4 सूबे, ठीक है ना। और पाकिस्तान की आबादी हो गई है 24 करोड़, ठीक है। उसको दुनिया पे भी 4 सूबे चल रहे हैं। तो जो फरसूदा निज़ाम जिसको
पीजीआई इख्तियार ने भी एड्रेस किया, मोहसिन नकवी साहब ने भी एड्रेस किया, मुस्तफा कमाल साहब ने भी एड्रेस किया, और एक इस पूरे मुल्क में छिड़ी हुई है। तो ये जब आप इसके एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियाद पे यूनिट बनाएंगे तो आपकी जो रेवेन्यूज हैं वो भी बढ़ेंगे और लोगों को गुड गवर्नेंस भी उनके दहलीज तक पहुंचेगी इंशाल्लाह ताला। ठीक है, आप मेरे साथ ही रहिएगा। खान गफ्फार खान साहब, आपने एमक्यूएम का मौक़िफ़ सुना, आप बीइंग आप माहिर कानून हैं और आप आईने पाकिस्तान को शायद मुझसे ज़्यादा स्टडी करके बैठे हैं। ये वाकई क्या अब हतमी शक्ल दी जाएगी? 28th अमेंडमेंट से बड़ी वो कहते हैं ना तवक्को वाबस्ता है एमक्यूएम पाकिस्तान की और उन लोगों की जो कि सूबों के हक में हैं। देखें साजिद भाई, बड़ी बदकिस्मती से पाकिस्तान को पाकिस्तान के चलाने वालों ने एक बॉक्सिंग बैग समझ कर रखा हुआ है। अच्छा। और जिसका जब दिल चाहता है कोई पंच करता है एक जानिब से, जब जिसका दिल चाहता है वो पंच करता है दूसरी जानिब से, और ये बैग जो है वो बीच में लटकता रहता है और कभी इस जानिब होता है कभी उस जानिब होता है। पाकिस्तान के बुनियादी इश्यूज क्या हैं? हम बात करते हैं नए सूबे बनाने की, हम बात करते हैं नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाने की, लेकिन बुनियादी जो डिलीवरी है वो 1947 से लेकर आज तक आपकी परफॉर्मेंस 0/0 है। कभी आप लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करने के लिए 2002 का मुशर्रफ रेजीम का ऑर्डिनेंस ले आते हैं। उस वक्त मैं इन तमाम लोगों से सवाल करता हूँ, स्टेक होल्डर्स से, उस वक्त तो डायरेक्ट फंडिंग फेडरल गवर्नमेंट से नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो रही थी। क्या हमारे मुल्क में तब्दीली आई थी? सिवाय 2-4 सड़कें और रोड बनने के हमारे मुल्क में क्या ऐसी बड़ी तब्दीली आ गई थी जो आप पाकिस्तान में इस वक्त लसानी बुनियादों पर पाकिस्तान बिटरली डिवाइडेड है और पाकिस्तान बनने से पहले ये सूबे बने हुए हैं। और इस तरह के एक कंट्रोवर्शियल सिचुएशन में आपने एक बेबुनियाद नई बहस को जन्म दे दिया है कि हमें नए सूबे बनाने चाहिए, हम लसानियात के जो पैटर्न है उसे छेड़ने जा रहे हैं। इससे मिलेगा क्या? पहले आपकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, आपकी गवर्नमेंट की कोई परफॉर्मेंस नहीं है, इन्फ्लेशन से लेकर लॉ एनफोर्समेंट तक देख नहीं शाह साहब, कथा कलामी के लिए माजरत, सॉरी फॉर खान गफ्फार खान साहब, खान साहब एक मेरा ऐड करें ना सर, मिल गया सर मेरा सर जान की अमान पर सर मेरा सवाल ऐड कर लें, आपने कहा कि परफॉर्मेंस नहीं रही, लेकिन अब हम आज की बात करते हैं 28th अमेंडमेंट आ रही है और वो सूबे ला रही है। बहुत सारी अमेंडमेंट्स होंगी, बहुत सारी जगहों पर कॉम्प्रोमाइज होना पड़ेगा। शायद अब ये लाजिम और मुल्ज़िम मुक्तदरा ने शायद ये फैसले कर लिए हैं। आपने सुना नजम साहब कह रहे हैं कि सूबाई असेंबलियों से ये इख्तियार ले लिया जाएगा। जब ये इख्तियार ले लिया जाएगा तो फिर तो सूबे बनने के लिए रास्ता क्लियर है। देखिए, सूबे बनना ना बनना प्रॉब्लम नहीं है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल आपको प्रोविजन चाहिए होता है। आप चाहें तो वो प्रोविजन 2/3 मेजॉरिटी से डाल लें, अगर ना चाहें तो उसे निकाल भी सकते हैं। मेरे कहने का ये मकसद है कि इस बहस से हमें कोई फायदा मिलने का नहीं रहा। लेकिन जहां तक पाकिस्तान में सूबे बनाने की बात रही, तो आप मुझे बताएं कि पंजाब में आप 10 सूबे बना लें, लेकिन 10 सूबे बनाने के बाद भी तो नून लीग की हुकूमत वहां आनी है ना। आपने कौन सा उधर ऐसी अमेरिका की कोई पार्टी को ले आना है, कनाडा की किसी, यूके की किसी पार्टी को ले आना है जो आकर रिफॉर्म्स करना शुरू कर देगी? बुनियादी इशू इस मुल्क में करप्शन का है, बुनियादी इशू हमारी सोच में उस दोगलेपन का है जो जिस भी ओहदे पर जाके किसी भी मनसब पर किसी भी पाकिस्तानी को आप बिठाएंगे तो वो सिर्फ यही सोचता है कि इस मनसब से पैसा कैसे बनाना है, इस मनसब को अपने पर्सनल गेन के लिए किस तरह इस्तेमाल करना है। मेहरबानी करके आप किसी भी सिस्टम से चलें, लेकिन पाकिस्तान में प्रायोरिटी को तय करें। वो प्रायोरिटी ये है कि पाकिस्तान में लोगों को इन्फ्लेशन से रिलीफ मिलना चाहिए। मैं फिर ये पूछ लेता हूँ, ठीक है, चले मैं खान गफ्फार खान साहब, आप खान साहब ठीक है, खान गफ्फार खान साहब आप मेरे शो में रहना। नजम मिर्जा साहब हमारे साथ मौजूद है। नजम मिर्जा साहब, आपने सुना मुतादिद अदवार एमक्यूएम पाकिस्तान को भी मिले हैं, मेयर कराची भी आपके रहे हैं, सूबे में हुकूमत आप चला चुके हैं, इदारे आपके पास रह चुके हैं, विफाक आपके बगैर अधूरा है। क्या आप कराची के लोगों को नौकरियां और उनके जो बुनियादी इशू मामलात हैं, मसाइल हैं, वो आप हल करवाने में कामयाब रहे हैं? एक बहुत ज़बरदस्त आपने बात पूछी है। देखें, 18वीं तरमीम का जब ये आई तो उसका मेन जो आइडियोलॉजी थी वो इख्तियारात निचली सतह तक मुतहद था, जो हमारा आर्टिकल 140A कहता है
कि एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल और फाइनेंशियल पावर आपने निचली सतह पे थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट को देनी है। लेकिन 18वीं तरमीम के बाद जब उस पर आधा अमल हुआ, वफाक से इख्तियारात सूबों के पास तो गए, लेकिन वो नीचे आगे लेकिन वो वजीर आला हाउस में पार्क हो गए। यानी कि आप ये बताएं कि ये वजीर आला का काम है कि वो कचरा उठाए, वजीर आला का काम है वो गली बनाए, पेवर्स लगवाए, रोड बनाए। ये काम देखें लोकल बॉडीज के हैं, यही वो गवर्नेंस है जो लोगों के डोर स्टेप तक नहीं पहुंची है। और आपने एमक्यूएम की बात की, देखें एमक्यूएम एक रीजनल पार्टी है और एमक्यूएम कोई सूबे में प्रॉपर जो है वो हुकूमत में नहीं रही है। 18 साल से पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, इन्होंने अख्तियारात अपने पास पार्क कर लिए हैं। एनएफसी अवार्ड लेते हैं लेकिन नीचे पीएफसी अवार्ड नहीं देते जिले हुकूमतों को। वो 2010 से जो है नॉन फंक्शनल है। तो जब आप अख्तियारात नीचे नहीं देंगे तो आपने देखा है कि शहर के शहर जो हैं वो खंडर बन चुके हैं। और 2 सूबे हैं केपीके और बलूचिस्तान, वहां पर जो जिस किस्म के हालात हैं वो नजब साहब सॉरी फॉर इंटरप्ट, वो कहते हैं ना कि कहीं कोई पर्देदारी है, शायद वो बात बाद में आया होनी है। यहाँ पे 4 सूबे हैं, एनएफसी से लेके पानी के वसाइल से लेके इवन बजट से लेके हर चीज में एक दूसरे की मुखालफत में नजर आते हैं। फिर जब अब 22 सूबे बना देंगे फिर तो मुझे लग रहा है पूरा साल ही हमारे यहाँ स्क्रीन पर बैठ के टीवी पे हम यही बातें कर रहे होंगे कि यार 22 सूबे हैं, वो उससे नाराज हो गया, वो उससे नाराज हो गया। तो वो फॉर्मूला भी तो होना चाहिए। पहले हमने ये जो 4 सूबे हैं इनको तो हम बेहतर करें। देखें आप इन 4 सूबों की स्टेटिस्टिक अगर आप करें, पंजाब जो है वो दुनिया के 182 मुल्कों से आबादी के लिहाज से बड़ा सूबा है। सिंध जो है वो 152 मुल्कों की आबादी का सूबा है। बलूचिस्तान 180 रकबे के लिहाज से 180 मुल्कों से बड़ा सूबा है। ठीक है, लेकिन भाईजान ये मसला इसमें यह है कि आप कश्मीर वाला जो है वो अपने काम कराने के लिए कराची क्यों आए, रहीम यार खान वाला अपने काम कराने के लिए लाहौर की। बहुत खूबसूरत बात की आपने नजम साहब। फिर वो जो कश्मीर वाला जिसकी आप बात कर रहे हैं वो ये कह रहा है कि मरसू मरसू सिन्ना डेसू, उसको तो कोई गर्ज ही नहीं है। वो तो कह रहा है मैं सूबा बनने ही नहीं दूंगा। उसको एजुकेट कौन करेगा, उसको बताएगा कौन? कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का स्टैंड है। आप अगर ग्राउंड रियलिटीज चेक करेंगे तो कराची, मैं सिंध की बात करूं तो कराची से लेके कश्मीर तक ना पानी का मसला है, मतलब पानी का मसला है, सेवरेज का मसला है, तमाम बुनियादी सहूलियात का मसला है। ये जो मरसू जो भी आपने नारा बोला है, ये खाली पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनकी करप्शन से मामला जुड़े हुए हैं। ये उनकी फेस सेविंग है कि सिंध नहीं गई। भाई आप उसकी, जब आप पाकिस्तान जरूरी है, अब पाकिस्तान उस नहज पे पहुंच चुका है कि यार सूबे जरूरी हैं। आप एडमिनिस्ट्रेटिव, हम कोई लसानी सूबे का मुतालबा थोड़ी कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियाद पे कि लोगों के बुनियादी सहूलियात जो वो चाहते हैं वो उनको डोर स्टेप पे मिले। और वो डोर स्टेप पे ऐसे मिलेगी कि आपने भाई एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट आपने कर दिया ना सारी चीजें। अगर आप सिंध की मिसाल ले लें, पीपल्स पार्टी 18 साल से बिला शिरकत गैर सूबे की हुक्मरान है, पीएफसी अवार्ड नहीं दे रहे, नीचे जिले हुकूमतों को इख्तियारात नहीं दे रहे, तो वो ट्रस्ट हो चुका है। अच्छा, उसमें हमने एमकेएम पाकिस्तान ने 28वीं जब आईनी तरमीम का मसौदा इंट्रोड्यूस करवाया तो पीपल्स पार्टी ने उस पर ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी। जब जुडिशल रिफॉर्म्स हो रही थी, जब मिलिट्री रिफॉर्म्स हो रही थी, उस पर उन्होंने बोला कि हम इसका साथ नहीं देंगे, आप लोगों को हकूक ना दें, लोग कोई रास्ता चुने कि भाई चले हमें कोई फेडरल से डायरेक्ट ग्रांट मिल जाए, सारी ट्रांसफर्स हो जाए, वो भी आप ना करें। लेकिन तो और फिर उसके बाद आप एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स का मुतालबा करें तो आप बोलें कि भाई मरसू सिन्ना डेसू। ये तो सीधी सीधी ब्लैकमेलिंग हो गई ना, ब्लैकमेलिंग हो गई। ठीक है नजम, आप मेरे साथ रहिएगा। खान गफार खान साहब, इख्तिताम की तरफ हम जा रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1943 करारदाद पाकिस्तान में सिंध ने पाकिस्तान को वोट दिया और सिर्फ 3 मुखालफत में वोट आए थे। अब ये जो पाकिस्तान बन गया, मजबूत हो गया, मुस्तहकम हो गया, एटमी ताकत हो गया, अब यहाँ पे ज़रूरत आ गई है कि अब थोड़ा सा लोगों को वसाइल उनके डोर स्टेप पे दिए जाएं। लेकिन पीपल्स पार्टी जैसी बड़ी जमात कह रही है कि हम सिंध की तकसीम नहीं होने देंगे। कॉम्परस कह रहे हैं तकसीम नहीं होने देंगे। आज एनसीसीआई की तरफ से अयाज लतीफ़ पलीजो साहब को बुला लिया गया है, मंडे को वो पेश होंगे और फिर अब शायद हम गर्मा गर्मी की तरफ जा रहे हैं, अफरा तफरी होगी सूबे में। बलूचिस्तान के पहले हालात ठीक नहीं है, तो हु इज द लीडर
जो ये मामलात चारों सूबों में लीड करेगा और अफाम तफहीम के साथ मामलात को बेहतरी की तरफ लेके जाएगा? देखिए अलमिया तो ये है कि अभी MQM पाकिस्तान के जो लीडर थे वो अभी बात कर रहे थे सिंध को डिवाइड करने की। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि 10-12 साल पहले तो आपके लीडर को मुल्क का रिनाउंड गद्दार का लक़ब दिया गया था। इसी बुनियाद पर उनकी टेलीविजन पर स्पीचेस को ख़त्म किया गया था और जिस नफरत का वो मुजाहरा पाकिस्तान के खिलाफ कर चुके हैं वो तो हम सब के सामने आया है। आज उनकी ही बनाई हुई पार्टी, उनके ही फलसफे पर चलने वाली पार्टी सिंध के बंटवारे की बात करती है। सिंध तो वो सूबा है जिसने 1947 में जब पाकिस्तान बन रहा था तो सबसे पहले सिंध लेजिस्लेटिव असेंबली ने पाकिस्तान के हक में वोट दिया था। देखिए पाकिस्तान को के तमाम सूबे लसानियत बुनियादों पर बने हुए हैं और ये एक रियलिटी है जिससे हम अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते। तो इसलिए बेहतर ये होगा कि हम सूबों की बहस में ना पड़े। हमने करप्शन खत्म करनी है। हमने पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं इनकी जो मोनोपोली है 50, 60, 70 साल से लेकर इस चीज को खत्म करना है। आप सिंध के 10 सूबे बना दें लेकिन 10 सूबे बनने के बाद भी तो पीपल्स पार्टी ने ही इधर रूल करना है। तो फिर उस सिचुएशन में आपके सारे की सारी डिबेट का, आपके सारे के सारे डायलॉग का क्या बनेगा? आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। ये सिर्फ आप टाइम वेस्ट करने की बात कर रहे हैं। फिर 10 साल बाद कोई और मफरूजा आ जाएगा, उसमें हम कहेंगे कि हमने मुल्क में कोई नई चीज करनी है, कुछ और करना है। ये भी बताइएगा, इस वक्त जो गर्मा गर्मी है इसका आप एंड क्या देख रहे हैं? देखिए मैं समझता हूं कि इससे मजीद पॉलिटिकल टेंशन बढ़ेंगे। आप जहां पर पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी के ऊपर सवाल उठता है तो सारी की सारी सिंधी अवाम, इंटेलिजेंसिया, सिविल सोसाइटी इस चीज को बराह रास्त सवाल करती है कि पीपल्स पार्टी की नाकिस कारकर्दगी रही है 18 सालों में। लेकिन आप इस वक्त जब इस तरह की वैधानियत पर वार करेंगे, सिंध की आइडेंटिटी पर वार करेंगे, तो ये तमाम लोग उन तमाम परफॉर्मेंस एंजाइटी को, नॉन परफॉर्मेंस को भूलकर तमाम एक सिर्फ में खड़े हो जाएंगे। आप अल्टीमेटली इसका इलेजिटिमेट जो फायदा है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पहुंचा देंगे। जरूरत इस चीज की है आप इस मुल्क में एहतसाब करें। जिन लोगों के ऊपर करप्शन साबित हुई, जिनके ऊपर इल्जाम है, आप उन्हें इक़्तिदार से हटाकर नई लीडरशिप को ऊपर लेकर आए ताकि डिलीवरी हो सके, पाकिस्तान में लॉफुलनेस हो सके, बुनियादी लेवल पर इंसाफ मिल सके, लोगों के मसाइल हल हो सके। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, आज भी हमारे पास लोकल म्युनिसिपल सिस्टम्स मौजूद हैं, लेकिन म्युनिसिपल सिस्टम्स में भी वही करप्ट लोग मौजूद हैं जो कि सिंध की प्रोविंशियल कैबिनेट में मौजूद हैं, जो कि पंजाब की कैबिनेट में मौजूद हैं, जो कि फेडरल कैबिनेट में मौजूद हैं। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस दैट वी आर ट्राइंग टू मेक? वी हैव द सेम पीपल एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स इन द फेडरेशन, same people at the district level and the same people on the provincial level. The problem is with the mentality. The problem is with how we are dealing with the things. We need to do a brutal accountability in Pakistan if we want to have justice and rule of law to prevail in Pakistan. Strongly agreed. बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, आपने अपना कीमती मौक़िफ़ दिया और रोशनी डाली कि इस वक्त मुल्क की सूरत हाल किस सिमत जा रही है। मुख्तलिफ आराएं हैं, मुख्तलिफ डिबेट्स हैं, हर किसी को हक है वो अपना मौक़िफ़ दे सकता है। अलबत्ता फ़ैसले तो इदारों की माँ यानी पार्लियामेंट में होने हैं और पार्लियामेंट में अक्सरियत अवामी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उन्हीं की है। तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के मेंबरान वहाँ पर मौजूद हैं, वहीं पे लेजिस्लेशन होनी है, वहीं पे 28वीं तरमीम आनी है। देखना यह है कि उस तरमीम में जिस तरह माजी में हुआ है कि बढ़ चढ़कर वही पॉलिटिकल पार्टियां वोट कर रही होती हैं जो कि पहले मुखालफत कर रही होती हैं। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का आज जिस तरह जो उनका बॉडी लैंग्वेज था, उनका लबो लहजा था, ख़ासे कॉम्प्रोमाइज़ और ठंडे नज़र आए। माजी में आप कह रहे थे कि हम कुछ भी कर सकते हैं, मेरे मामू जो हैं वो शाहनवाज़ हैं और मैं ज़रदारी साहब का बेटा हूँ, मुझे मजबूर ना किया जाए। फिर वो कहते हैं ना ठंडा गरम, क्योंकि ये इलेक्शन कैंपेन्स हैं, वहाँ पे इस तरह के बयान दिए जाते हैं। उनका ये भी कहना था कि आज जो मेरा गला पकड़ रहे हैं कल शायद उनको मेरे पाँव में आना पड़ेगा। इसी उम्मीद के साथ मेरा शादाबाद रहे, मुझे साजिद से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।